Hi everyone, welcome back to this channel. Welcome to लक्ष्य सीरीज़ पार्ट 16। आज मैं इकनॉमी बजट से रिलेटेड जो स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं है ना, रिलेटेड टू फाइनेंस मिनिस्ट्री, उनके डिपार्टमेंट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पहले भी आ चुके हैं, सिविल्स में भी आ चुके हैं, वो उसका कंप्लीट स्टैटिक पार्ट डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, विदाउट गोइंग इनटू मच लाइक डाइविंग डीपर। जस्ट सेकेंड। हाँ, तो हम बिगिन करते हैं वाली चीज़। अब देखो यार, हम अभी मैं वो नहीं लेके आ रही कि भाई जो बजट का इंडिविजुअल पार्ट क्या है, लेकिन बजट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, बजट डिपार्टमेंट में क्या है, कौन किसका हेड है ना, और कुछ टाइप ऑफ टैक्सेस, ये अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो फिस्कल पॉलिसी। आपको ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है कि जो फिस्कल पॉलिसी होती है ना, वो गवर्नमेंट लेके आती है। जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको चेंज करके डिमांड और सप्लाई या फिर मनी सप्लाई को चेंज करना वो आरबीआई करती है। ये सबसे पहला क्वेश्चन हो गया। तो फिस्कल पॉलिसी क्या हुई? सेट ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस रिगार्डिंग टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज। ठीक है, अब इनडायरेक्टली हम जो गवर्नमेंट है वो फिस्कल पॉलिसी से क्या कर सकती है, किसी सेक्टर पे फोकस कर सकती है ना, इन्फ्लेशन पे फोकस कर सकती है ना, क्योंकि डायरेक्ट डिमांड सप्लाई पे टारगेट कर सकती है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस कर सकती है। ठीक है, उसके बाद बजट, क्या वर्ड बजट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? नहीं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा है। ठीक है, एक सेकेंड, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो है ना, ये वाली चीज़ ये लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, बजट नहीं लिखा। अब 3 मेन आर्टिकल्स है बजट से रिलेटेड, 266 और मतलब 2 मेन आर्टिकल है, लेकिन 3 टाइप में डिवाइडेड है, 266, 267। 266 में लिखा है कंसोलिडेटेड फंड। अब कंसोलिडेटेड फंड पे क्या आता है? जो भी हमने टैक्सेस लिवाई करे, जो हमने लोन रेज करे, मतलब लोन रेज समझ रहे हो, क्योंकि सरकार ने कहीं से फॉरेन मार्केट से कहीं से लोन उठाया या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करी, जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, तो कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करी और उस बेसिस पे पब्लिक से कोई भी फंड या कोई भी लोन उठाया, तो वो भी कंसोलिडेटेड फंड में आता है। ठीक है, अब कंसोलिडेटेड फंड में से अगर कुछ भी आपको विड्रॉ करना है, तो वो पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता, पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी इसके लिए। ये 266 में लिखा है। दूसरी चीज़, दूसरा टाइप का एक अकाउंट आता है जो गवर्नमेंट हैंडल करती है, वो होता है पब्लिक अकाउंट, वो भी आर्टिकल 266 में लिखा है। अब ये कंसोलिडेटेड फंड से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि पहली बात तो इसमें जो पीएफ है ना, जो सोशल सिक्योरिटी फंड, जो पोस्टल डिपॉजिट्स, वो वाले जो भी आते हैं ना, जैसे जो हमारा एक एनपीएस का अमाउंट कटता है या फिर जो हम पीएफ में पैसे डालते हैं, जो भी वो अमाउंट है वो हमारा आता है पब्लिक अकाउंट, आर्टिकल 266 में। पहली चीज़ तो ये, इसमें गवर्नमेंट जो है ना वो एज अ बैंकर एक्ट करता है ओनली, इसीलिए पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए होती। ये क्वेश्चन आता है कि पार्लियामेंट की अप्रूवल किस में चाहिए, क्या पब्लिक अकाउंट में चाहिए? नहीं चाहिए। ये आर्टिकल 266 में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये 2-3 तरह के जो भी हम अकाउंट या जो फंड यूज़ करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। तीसरा आता है 267, जो कि कॉन्टीजेंसी फंड है। पहली चीज़ तो ये हो गई। कॉन्टीजेंसी फंड में क्या होता है ना कि 500 करोड़ का एक टोटल फंड है जो फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट मेंटेन करता है। पहली चीज़ तो यही है। पार्लियामेंट जो है वो सब्सिक्वेंट अप्रूवल देता है, लेकिन मेन क्या होता है ना, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट होता है। मेंटेन कौन करता है? फाइनेंस जो सेक्रेटरी है वो मेंटेन करते हैं। कौन सा फंड है ये? कॉन्टीजेंसी फंड है। ठीक है, 267 में लिखा है। अब एक है पीएम केयर फंड, जो कि मतलब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 2020 में लेके आए थे, पीएम सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बस इसमें ये है कि इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है ना, और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इसका पार्ट होते हैं इस फंड का। ठीक है, उसके बाद इट इज़ नॉट सेटअप बाय पार्लियामेंट, एंड पार्लियामेंट जो है प्राइम मिनिस्टर जो है उनके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। जैसे मैंने बताया कि होम अफेयर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री के जो होते हैं वो इस फंड का मतलब पार्ट है। ठीक है, फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब फाइनेंस बिल जो पास होता है वो आर्टिकल 265 में लिखा हुआ है। मतलब कि जैसे मैंने बोला कि कंसोलिडेटेड फंड में लिखा हुआ है ना, मतलब इसमें जो भी हम टैक्सेस लिवाई करेंगे, जो भी लोन लेंगे, वो सब पार्लियामेंट की अप्रूवल से होगा। अब वो जो चीज़ लिखी हुई है ना फाइनेंस बिल की, भाई हम टैक्सेस लिवाई करेंगे, वो 265 में लिखी हुई है। ये फाइनेंस बिल से रिलेटेड पूरी बात। आर्टिकल 114 अप्रोप्रिएशन बिल है।
इसमें ये बोलते हैं कि भाई हम जो है पार्लियामेंट की परमिशन से खर्चा करेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से। ये अप्रोप्रिएशन बिल बोलता है। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है खर्चा करना, और फाइनेंस बिल होता है जब हम टैक्स लिवाई करके पैसे लेकर आते हैं उस अकाउंट में। ठीक है, दो चीज़ें। अब इकोनॉमिक सर्वे में, इकोनॉमिक सर्वे जो है उसका चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर प्रेजेंट करते हैं, 2 डॉक्यूमेंट है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। अब तो वो भी चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री आती है। ध्यान रखना, इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट कौन करते हैं? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। मतलब इकोनॉमिक सर्वे जो है, जो पूरी बुक जो प्रेजेंट करते हैं, वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर करते हैं। ठीक है, अब फाइनेंस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। फाइनेंस मिनिस्ट्री के बेसिकली टोटल 6 डिपार्टमेंट है, और 6 के एक 2 डिपार्टमेंट के सब पार्ट्स है जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अब नाम से ही पता लग रहा है कि फिजिकल पॉलिसी या बजट से रिलेटेड है ना, सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट वगैरह क्या होंगे, वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बताएगा। अब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में DEA के अंदर कुछ अदर इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि पहला फाइनेंस कमीशन इसके अंडर आता है। फाइनेंस कमीशन का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 280। मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी स्पेशली, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी जो मेन है ना, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। जो फाइनेंस कमीशन है ना, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है। अभी के लिए बस आप इतना याद कर लो, ठीक है। और वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर ही आती है। दूसरा जो हमने ऊपर पढ़ा था, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर आती है। उसका जो टेन्योर है वो 3 साल है। रीअपॉइंटमेंट भी हो सकती है, लेकिन जनरली क्या होता है, एक नए इकोनॉमिस्ट को अपॉइंट किया जाता है। जनरली रीअपॉइंटमेंट वैसे हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है CEA, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये बस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में एज इट इज़ लिखी हुई है। ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको पढ़ाई थी, विच इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का पार्ट है। ऐसे सिक्योरिटी एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन भी इसका पार्ट है। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर आती है, तो हमें एक तो ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री और उसके डिपार्टमेंट के अंडर आती है ये, और उसमें भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आती है। ठीक है। सेकंड डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो पैसे खर्च होते हैं, जो पैसे एक्सपेंडिचर में जाते हैं, वो जो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। उसमें कौन सा होगा, जो CGA डिपार्टमेंट है ना, जिसमें जैसे अकाउंटेंट की पोस्ट है, जो अकाउंटेंट वगैरह की पोस्ट है, वो CGA के अंदर आती है। तो वो CGA जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। वैसे ही PFMS, भारत कोष, ये भी इसी के अंदर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो तीसरा डिपार्टमेंट है, इसमें वो होता है जिसके द्वारा हम इनकम जनरेट करते हैं गवर्नमेंट की, जैसे कि CBIC जो इनकम टैक्स वाली है, CBIC इज जो एक्साइज वाली है, CBDT इज डायरेक्ट टैक्सेस वाली, ED, CEIB सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, और GSTN जो GSTN पोर्टल है, जो आपको पूरा बैकएंड पे इंफॉर्मेशन और GST सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विस जो भी स्कीम्स हैं, BBB यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो। ठीक है। अब इसका भी एक अदर जो स्टेज है वो आ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकएंड पे अभी भी परफॉर्म कर ही रहा है। जो ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो भी मेन PSUs वगैरह हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो उसके हेड जो होता है ना, हेड, वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर एक बॉडी है, वही अपॉइंट करती है। ठीक है। उसके बाद आता है जो दीपम मतलब कि जो भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो भी एंटरप्राइजेज हैं, जो उनका डिसइन्वेस्टमेंट होता है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो गवर्नमेंट के पास 80% शेयर्स हैं और गवर्नमेंट प्राइवेट में बेचना चाहती है और अपनी ओनरशिप को 60% करना चाहती है, तो वो जो 20% है ना, उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं कि भाई हमने हमारी गवर्नमेंट की शेयर्स को बेचकर प्राइवेटाइज कर दिया, डिसइन्वेस्ट कर दिया उसको, तो वो दीपम। ठीक है। अब जो दीपम है उसकी जो फुल फॉर्म है ना, वो है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, बस कोई फुल फॉर्म नहीं पूछेगा ऐसा, बट आपको पता होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है। ठीक है। अब ऐसी लास्ट जो बॉडी वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, वो है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, जिसको कौन हेड करता है, CAG। ठीक है। अब CAG भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो हम अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है यार। वो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि भाई विच बॉडी इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना, और बहुत ईजी है ये। आई ट्राई टू ब्रिंग दैट। नेक्स्ट है टाइप ऑफ टैक्सेस। अब देखो सिंपल है, 4-5 तरह के टैक्सेस है, कुछ नहीं करना, हमको बस ये पता होना चाहिए कि भाई किस इंडिविजुअल पे कैसा टैक्स लगता है, किस इंडिविजुअल इन द सेंस किस ग्रुप को टारगेट किया जाता है। जैसे कि प्रोपोर्शनल टैक्स मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल टैक्स में वो होता है जहाँ पे हर इंडिविजुअल सेम टैक्स पे करता है। ठीक है। जैसे कि
10% फ्लैट टैक्स लगा दिया सबके ऊपर। प्रोग्रेसिव टैक्स नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें कि डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट स्लैब्स होते हैं। पुअर के लिए कम होगा, ठीक है, और जैसे कोई रिच पर्सन है उसके लिए ज़्यादा होगा। अब तो जीएसटी का चेंज भी हो गया, पहले 4 स्लैब्स थे, अब सिर्फ और सिर्फ 2 स्लैब्स रह गए, एक 5% का और एक 18% का। एक है 40% का स्लैब है, लेकिन वो कम्प्लीटली लग्जरी आइटम के लिए है ना। तो ये चीज़ मेन ध्यान रखनी है। मैक्सिमम जो खाने पीने वाले आइटम है ना वो 5% वाले में जा चुके हैं। बहुत बड़ा रिफॉर्म है ये, आई थिंक बहुत ज़्यादा इकोनॉमी मतलब जो उसको सिंप्लीफिकेशन है ना वो रियल सेंस में आने वाला है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल हो गया, प्रोग्रेसिव हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है डिग्रेसिव, जिसमें प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव का मतलब मिक्सचर होता है। डिग्रेसिव में मतलब कि एक सर्टन लेवल तक तो सेम लगेगा, लेकिन उसके ऊपर जाने के बाद जो कम इनकम वाले हैं उनसे कम परसेंटेज लिया जाएगा और ज़्यादा से थोड़ा ज़्यादा लिया जाएगा, उसको बोलते हैं डिग्रेसिव। रिग्रेसिव होता है कि ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ डोरमैन्स इनकम। इसका मतलब कि भाई आप एक सर्टन अमाउंट ऑफ टैक्स लगा रहे हो तो फिर पुअर के लिए वो एक एज अ परसेंटेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिच। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जीएसटी। जब आप कोई बिस्किट खरीदते हो उसके ऊपर मान लो 5% लगा हुआ है, तो रिच पर्सन के लिए क्या होता है ना वो 5% ज़्यादा नहीं होते, लेकिन पुअर के लिए भी आप 5% ही ले रहे हो, तो उसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स, ठीक है। बस मेन यही टैक्स हैं, यही ध्यान रखना है। इन्हीं पे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आएगा। जो मैंने अभी आपको मेन करवाया है ना, मतलब डिपार्टमेंट हो गए या 3 तरह के बजट के जो रिलेटेड चीज़ें और टैक्सेस हैं, यार ये कम्प्लीटली फैक्चुअल चीज़ें हैं। अब इसमें ना ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, लेकिन याद करने वाला है। तो एक बार आप और देखो उसको, एक बार रिवाइज कर लो, आप नहीं गलत करोगे इसको, ठीक है। ऑलराइट, आई विल ट्राई टू ब्रिंग नाउ नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के मेजर इकोनॉमी के टॉपिक्स बचे हुए हैं, और उसके साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे कि मैंने कहा, आई विल ट्राई टू ब्रिंग दैट।